नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का 454 के जीएस के सॉल्यूशन के साथ। उम्मीद है आप लोगों ने हिंदी उत्तराखंड का वीडियो पूरा देखा होगा। देखो, किसी भी चीज़ को हल्के में न मत लो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर छूट जाती हैं और अगर आपको पेपर में कभी ऐसे मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें बहुत दुख देती हैं। तो उस काश को, जो पेपर के बाद होता है ना, रिजल्ट आने के बाद, कि काश वो 2-3 प्रश्न हमारे सही होते, तो वो प्रश्न सही क्यों नहीं होते? वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करने लग जाते हैं और वो गलतियां हमें बहुत भारी पड़ने लगती हैं। तो वीडियो पूरा देखो, कभी कभी गलतियां हो जा रही हैं वीडियो में, तो वो आप मुझे बताओ, उनको जो है सही किया जाएगा। और पेपर में भी कभी कभार अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत वगैरह हो जाता है, तो उसको भी आप मैसेज करके बता सकते हो, वहाँ पर आपका सही कर दिया जाएगा। तो पेपर को भी सीरियस में लो और वीडियो वगैरह सॉल्यूशन भी सीरियस होके ज़रा देखो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ और आपको करना है खुद के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। मौर्य प्रांत उत्तरापथ की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य प्रांत जो उत्तरापथ था उसकी राजधानी ऑप्शन 3 तक्षशिला में स्थित थी। मौर्य प्रांत की बात करें तो मौर्य प्रांत कुल 5 प्रांतों में मौर्य जो साम्राज्य था बंटा हुआ था। उसमें से आपका एक तो आता है ऑप्शन फर्स्ट, उज्जैनी राजधानी थी किसकी? एक तो जो उज्जैनी आता है कि उज्जैनी किसकी राजधानी थी, तो वो था आपका कौन सा? अवंती राष्ट्र। एक प्रांत हो गया अवंती राष्ट्र। तोसली के लिए मिलता है कलिंग। दूसरा प्रांत था कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली। तक्षशिला हो गई उत्तरापथ की राजधानी। एक था आपका पास कौन? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के लिए एक प्राची या प्राची आपने पढ़ा होगा, किसका नाम है? पूर्वी जो प्रांत था, पूर्वी प्रांत, उसको प्राची के नाम से जानते थे और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पांचवा जो बचता है आपके पास, वो बचता कौन सा? दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ की राजधानी आपकी कहाँ पर मिलती है? सुवर्णागिरी। सुवर्णागिरी या स्वर्णगिरी करके आप इसको ध्यान रख सकते हो। चलो आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। प्राचीन सेन वंश के संस्थापक या इसकी स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई। इस वंश की राजधानी किस स्थान पर स्थित है? जो सेन वंश की राजधानी की बात आती है तो इसकी राजधानी आपका कहाँ पर है? नदिया। नदिया वही नाडिया जो कहाँ पर मिलता है? पश्चिम बंगाल में आपका मिलता है। सेन वंश की बात करें तो संस्थापक आपको पता हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन सेन वंश से आता है, लक्ष्मण सेन से। लक्ष्मण सेन के समय क्वेश्चन यही आता है कि एक तो अंतिम हिंदू शासक के रूप में इसको जानते हैं। दूसरा जो जयदेव हैं, जयदेव एक लेखक थे, इनके दरबार में गीत गोविंद इन्होंने लिखी है। एक लेखक थे धोई, पवनदूत इन्होंने लिखी है धोई। और एक तीसरा मिलता है हलायुद्ध। आपने लुसेंट में पढ़ा होगा कि हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व नामक रचना लिखी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दंती दुर्ग, तो ये कोई राजधानी या कोई जगह का नाम नहीं है, ये आपको पता चल गया होगा। जो दंती दुर्ग है वो आपका राष्ट्रकूट का संस्थापक था और इसकी राजधानी थी मान्यखेत या मणिखेत करके, है ना। और वातापी, तो वातापी के चालुक्य आपने पढ़ा होगा। वातापी के चालुक्य वंश की अगर संस्थापना की बात करेंगे तो कोई जयसिंह शासक थे, इनके द्वारा वातापी का जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला आता है 53। आगरा शहर की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा की गई है? आगरा की स्थापना की है आपका किसने? सिकंदर शाह लोदी ने। ये सभी यहाँ पर लोदी वंश के शासक हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहलोल लोदी की। बहलोल लोदी ने 9 अप्रैल 1451 में क्या किया? स्थापना की किसकी? लोदी वंश की। और लोदी वंश या लोदी वंश जो है भारत में प्रथम अफगान वंश के रूप में इसको जाना जाता है। बात करेंगे अगर हम किसकी? सिकंदर शाह लोदी की। बात करेंगे अगर हम किसकी? बहलोल लोदी की। तो बहलोल लोदी दूसरा शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। पहला कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक आपको मिलता है। दूसरा यहाँ पर गाजी की उपाधि पहले किसने ली थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने ली थी। और दूसरा शासक था बहलोल लोदी। खैर यहाँ से गाजी की उपाधि से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है। बात अगर करेंगे हम और जो ऑप्शन है आपके पास, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से क्वेश्चन आता है कि 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर के साथ। आपको पता है बाबर ने फिर यहाँ पर मुगल सल्तनत स्थापित की थी। और सिकंदर शाह लोदी ने आगरा कब बसाया था? ये क्वेश्चन अगर आता है तो 1504 में, और 6 के आसपास इसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर
54 है हमारे पास। निम्न में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के दरबार में आया था या जहांगीर के दरबार में भारत आया था? तो इनमें से सभी हैं जो जहांगीर के दरबार में आए थे। एक यात्री और आपने पढ़ा होगा, विलियम फिंच। विलियम फिंच ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। इनमें से जो कैप्टन हॉकिंस है ये प्रथम ब्रिटिश या प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाला कौन सा दल था? इसमें से केवल और केवल जस्टिस पार्टी और इस ऑप्शन के अलावा एक आपको मिलता है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। बाकी अगर इनकी बात करें तो स्वराज पार्टी आपको पता है 1923 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था, 1927 में जो साइमन कमीशन था उसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 में जो ये भारत आता है और इसमें सभी सदस्य जो है क्या थे, जो अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए इसका विरोध भी यहाँ पर हुआ। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, कर्क संक्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्क संक्रांति, सबसे पहले कर्क संक्रांति होती क्या है? कर्क संक्रांति वो है जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर, अब कर्क रेखा आपको पता है ये इक्वेटर हो गया, ऊपर वाला हो गया क्या आपका कर्क रेखा, नीचे वाली हो गई आपकी क्या मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर जब लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस स्थिति में क्या दशाएं होती हैं? इनमें से आपको ढूंढना है कि क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो 21 जून को घटित होता है, बिल्कुल सही है कि 21 जून को ही घटित होता है। इसलिए 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। देखो जब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा तो रात्रि क्या होगी, सबसे छोटी होगी, बिल्कुल सही बन रहे हैं। और रात्रि छोटी होगी तो ऑप्शन सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ये कंडीशन नहीं बनेगी इस दिन को। जब उत्तरी गोलार्ध में छोटी रात होती तो दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा ना छोटी रात होगी, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी और दिन क्या होगा, सबसे छोटा दक्षिणी गोलार्ध का। इसके विपरीत दशाएं यहाँ पर बन जाएंगी। और उसके बाद एक आपका 22 दिसंबर आता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, इसके सारे के विपरीत दशाएं होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात्रि हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात्रि हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और ये कब होता है, मकर संक्रांति को। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सी भूकंपीय तरंगों के कारण सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है? तो इसमें से आपका जो प्राथमिक तरंगे है इसी को हम पी वेव्स बोलते हैं। ये क्या है, सबसे एक तो देखो सबसे तीव्र तरंगे होती हैं, सबसे तीव्र होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचेंगे जब सबसे तीव्र हैं, है ना। सीस्मोग्राफ पर भी ये सबसे पहले पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जो ये तरंगे होती हैं ये केवल ठोस सतह पर गमन करती हैं, ठोस सतह पर गमन करती हैं, ठोस सतह पर चलती हैं। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। और सबसे ज़्यादा अगर तरंगों की बात है ना, भूकंपीय तरंगों की, तो सेकेंडरी वेव से, द्वितीयक तरंगों से क्वेश्चन बनता है। एक एल वेव्स आती हैं, धरातलीय तरंगे, इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनका क्या है, सर्वाधिक विस्तार होता है, सर्वाधिक विस्तार, और सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं, विनाशकारी। ये जिगजैग अवस्था में चलती हैं। तो जो दरारें भवनों वगैरह पे पड़ती हैं, जो भी नुकसान वगैरह होता है वो किससे होता है, धरातलीय तरंगों के कारण होता है। चलिए अगला, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर किस किस को मिलकर बनता है? तो लिथोस्फीयर बनता है आपका किससे, क्रस्ट व ऊपरी मेंटल से। क्रस्ट यानी भूपरपट्टी हो गई और मेंटल का जो ऊपरी वाला भाग है उससे मिलकर क्या बनेगा, लिथोस्फीयर बनेगा। चलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ फिर कभी जानेंगे। अगला चलते हैं 59, मैक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा की जो जलसंधि है वो। जलसंधि है, जल डमरू मध्य से क्या समझे, देखो जल डमरू या जलसंधि जो है वो दो स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है, और ये जल भाग है इसको जोड़ती है। तो ये जल का क्या बन गया, यहाँ पर देखो डमरू बन गया ना जल का, इस प्रकार से। तो जल डमरू और इसका मध्य, जल डमरू जो मध्य है वो किस किस जल राशि को जोड़ता है, किस किस स्थल भाग को क्या करता है, अलग करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। डोबर की बात हम करेंगे तो डोबर जो है उत्तरी सागर प्लस अटलांटिक, उत्तरी सागर प्लस अटलांटिक को जोड़ता है। मलाक्का की बात करेंगे तो मलाक्का आपको पता है जावा सागर प्लस यहाँ पे हमारे पास कौन सा, हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी, इसको जोड़ता है। और जो जिब्राल्टर है हमारे पास, जिब्राल्टर से क्या होता है, भूमध्य सागर,
ये भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक, भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक को जोड़ता है। तो जिब्राल्टर को जो है भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में भी आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, ये हो जाएगा आपका कौन सा, केरल। चलो विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला देश अगर आता है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, थाईलैंड हो जाएगा। चलिए इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके पास। अगला चलते हैं 61, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर केवल निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। तो केवल निजी क्षेत्र का स्वामित्व जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होगा जब जहाँ पर वहाँ पर उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी की बात करेंगे जब पूर्णतः सरकारी नियंत्रण हो, वो हो जाएगी समाजवादी। और जब सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का होता है तो वो हो जाएगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप सभी लोगों को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। 62 है हमारे पास, किस वर्ष सरकार द्वारा नियोजन एवं विकास विभाग प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर है 1944 1944। देखो ऑप्शन भी इस हिसाब से बनाए जाते हैं पेपर में ताकि आपको प्रत्येक ऑप्शन से कुछ ना कुछ आपको बताया जाए जो आपके काम आ सके। तो ऑप्शन फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और आपको पता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1944 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 44 में दो चीज़ें मिलती हैं। एक आपको मिलता है कौन सा, बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान जो है जारी किया गया था। और 44 में मिलता है आपको कौन सी, गांधीवादी योजना। और गांधीवादी योजना किसकी थी, श्री मन नारायण की। ठीक हो गया, एक आपका क्वेश्चन में है। तो तीन चीज़ें हो गई 44 में। 45 में आए तो 45 में एक आती है आपका जन योजना। और जन योजना किसकी है, MN रॉय के द्वारा जन योजना प्रारंभ की गई थी। और 1950 की अगर हम बात करेंगे तो 1950 में आ जाता है आपका कौन सा, सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना आपको ये पता है किसकी है, ये है आपका किसकी, जयप्रकाश नारायण की। तो देखो एक क्वेश्चन से हमारे 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। तो इसी प्रकार से रिवीजन चलता रहे आप लोगों का तो तब जाके ही फ़ायदा है, लेकिन वो तभी होगा जब आप वीडियो को देखते रहते हो। 63 हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया। फिर से चारों ऑप्शन से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो चलते हैं हिल्टन यंग आयोग। चलो पहले ऑप्शन को ही देख लेते हैं कि जो फेरवानी समिति है 1991 में इस समिति का गठन किया गया। और NSE का सुझाव इसने दिया 92 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शिवरमन समिति की अगर हम बात करेंगे तो शिवरमन समिति से बना था नाबार्ड। शिवरमन समिति की सिफारिश पर बना है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना आपका अगर आए कभी आता है कई बार तो 1982 12 जुलाई 1982 को इसका गठन हुआ। चलो CD देशमुख तो आपका RBI से ही हो जाएंगे। RBI की अगर बात करेंगे तो RBI एक्ट बना था 1934 में। और 1935 में RBI की स्थापना होती है। पहले गवर्नर थे इसके ब्रिटिश ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है RBI का। RBI का मुख्यालय आपको पता है कहाँ पर है, RBI का मुख्यालय आपका मुंबई में। और एक ताड़ का वृक्ष और एक बंगाल टाइगर जो है उसका एक प्रतीक आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन में आया था शायद कहीं पर, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो उसके बाद अगर आता है कि भारत के प्रथम इसके गवर्नर कौन थे, तो वो थे CD देशमुख। चलिए अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64, मसाला बोर्ड का कहाँ स्थित है। मसाला बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो मसाला बोर्ड इनमें से हो जाएगा कहाँ पर आपका, कोच्चि में स्थित है। मसाला बोर्ड के बाद अगर हम बात करेंगे जो ऑप्शन है हमारे पास बंगलुरु की, बंगलुरु में आपका कॉफ़ी बोर्ड हो जाता है। कौन सा बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड है आपका कहाँ पर, बंगलुरु में। नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आपका ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है फिलहाल। कोट्टायम देखो, कोट्टायम में आपका मिलता है रबर बोर्ड कोट्टायम। उसके बाद देखो कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता में हमने चाय बोर्ड देखा था और मैं बता चुका हूँ चाय अनुसंधान संस्थान आएगा तो जोरहट में है, चाय बोर्ड आएगा तो कोलकाता में ही आपको पता है जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए जूट का मुख्यालय भी यहीं पर मिलता है। तंबाकू का आता है कई बार, तो तंबाकू का कहाँ पर हो जाएगा, गुंटूर। देखो तंबाकू में अनुसंधान संस्थान की बात नहीं कर रहा, तंबाकू बोर्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए
अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 65। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किया गया ऑर्थर लेफर के द्वारा। और चारों ऑप्शन देखो इस प्रकार से बनाए हैं मैंने कि आपको हर क्वेश्चन यहाँ से हर ऑप्शन से क्वेश्चन मिले। तो हर्समैन की बात करेंगे और हर्समैन आता है देखो असंतुलित विकास का सिद्धांत। असंतुलित विकास का सिद्धांत दिया किसने? हर्समैन ने। अब इस तरीके से इसको ध्यान रखना कि असंतुलित होके भी वो हर्ष में था, मतलब खुशी में था। तो असंतुलित विकास का सिद्धांत हो गया हर्समैन का। रेगनर नर्क्स की बात करेंगे तो इसका तो एक देखो संतुलित मिलता है, असंतुलित भी देख लिया, संतुलित भी देख लिया। यहीं पर इसका मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत भी मिलता है रेगनर नक्स का। और रेगनर नक्स से ही दूसरा क्वेश्चन आता है गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण सिद्धांत। तीन चीजें ध्यान रखना रेगनर नक्स से। पीटर पायर आपको पता है, पीटर पायर क्या हो जाएगा? जीरो बेस्ड बजट हो जाएगा, है ना, शून्य आधारित बजट पीटर पायर ने दिया था 1977 में। अमेरिका ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया और 1987 में भारत ने इसको सबसे पहले क्या किया? लागू किया है। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और देखना, असंतुलित विकास हर्समैन, संतुलित विकास रेगनर नक्स। केवल विकास का सिद्धांत आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। केवल अगर विकास का आता कि विकास का सिद्धांत तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर ये लिया गया आपके पास आयरलैंड से। और आयरलैंड से इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डीपीएसपी ली गई है। और डीपीएसपी के साथ यहाँ पर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, वो भी लिया गया कहाँ से? आयरलैंड से। चलो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-4 आर्टिकल आपको याद रखने। 52 में राष्ट्रपति का पद हो गया, 53 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो गया, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया। निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य सरकारों की विधानसभाओं की, केवल विधानसभाओं के, विधान परिषद के नहीं, निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और निर्वाचन की प्रक्रिया आती है फिर वो 55 हो जाएगा आर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 67। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न सहित पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस प्रकार का पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 में तो जो उपाधियां हैं उनका अंत किया गया है, तो ये किस प्रकार से होगा। लेकिन उपाधियों का अंत किया गया, उपाधियों का मतलब किसी के नाम के आगे कोई राजा की उपाधि, कुछ ऐसी उपाधियां जो है जोड़ दी जाती थी, तो उनका समापन यहाँ पर किया गया है। और उसी के तहत क्या किया गया है कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं वो भारत वो क्या है, विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट योगदान देने के लिए जो दिए जाते हैं, इनको जो है उपाधि नहीं माना जाएगा। चलो इससे पहले अगले क्वेश्चन जाने से पहले आर्टिकल 20 देख लेते हैं। 20 आर्टिकल में आपको पता है, 20 आर्टिकल में है आपका क्या? अपराध दोष सिद्धि से, अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण। और इसमें 3 प्रकार की आपको सुनताएँ मिलती हैं कि एक अपराध के लिए क्या एक बार सज़ा मिलेगी। दूसरा चीज़ यहाँ पर जो मिलती है 20 में, वो मिलती है कि आपको अपने जो अपराध है उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि कोई कार्य तभी वो क्राइम यानी अपराध कहलाएगा जब उस समय उस क्राइम के लिए, उस कार्य के लिए कोई कानून बना है और वो उस कानून के तहत क्या हो, एक अपराध की श्रेणी में आता हो। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाती है। 22 की बात करेंगे फिर से, 22 में क्या है? 22 में मिलता है आपका क्या? गिरफ्तारी से संरक्षण। या गिरफ्तारी के से संरक्षण कुछ मामलों में यहाँ पर मिलता है। इसमें भी 3 चीज़ें हैं। एक तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा आपको, ऐसे ही कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दूसरी यहाँ पर कंडीशन है कि आपको 24 आवर के अंतर्गत निकटवर्ती मजिस्ट्रेट में आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के पास अगर ज़्यादा रखोगे तो तुड़ाई ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट को सौंपना होगा, पुलिस वालों को। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है वो है कि आपका क्या, मनपसंद वकील आप कर सकते हो। तो 3 स्वतंत्रताएं आपको 22 के तहत दी गई। लेकिन यहीं पर कुछ अपवाद भी होते हैं। अफस्पा देखा आपने,
आपने मिसा अधिनियम देखा, आपने पोटा देखा है ना। तो ये सारे अधिनियम हैं जिनमें क्या था, ये आपकी स्वतंत्रता 22 आर्टिकल छीन लिया जाता था कुछ स्थिति में। अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 68 है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। पुदुचेरी है आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है ना वो कोलकाता से आया है। कोलकाता में जो है अंडमान निकोबार, एक तो कोलकाता आपको पता है किसका है, पश्चिम बंगाल का, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार भी किस में शामिल है, कोलकाता में शामिल है। मुंबई की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, उसके अलावा आपको पता है यहाँ पर गोवा हो गया, और पहले तो दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादरा नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था, अब दोनों एक ही हो गए हैं। तो उन दोनों का भी कहाँ पर है, मतलब उसका भी कहाँ पर है, मुंबई में हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक गुवाहाटी मिलता है। गुवाहाटी जो न्यायालय है उसमें आपका मिलता है कौन सा, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य जो हैं गुवाहाटी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय है यहाँ पर। तो किस अनुच्छेद में इस प्रकार का कुछ वर्णन मिलता है, तो हमारे पास आर्टिकल 231 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त न्यायालय हो सकता है। बात करेंगे उच्च न्यायालयों की, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, लोकसभा के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो लोकसभा के स्थगन का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास। देखो 3 चीज़ें हैं, स्थगन हमने देख लिया, स्थगन अभी समझाऊंगा क्या चीज़ है। उसके अलावा एक आता है आपका सत्रावसान, और एक आता है आपका विघटन। चलो सबसे पहले स्थगन देखते हैं। आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि इस विषय पर बहस के बाद जो राज्यसभा है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। स्थगित करने का मतलब, माना कोई, चलो क्लास से ही ले लेते हैं, माना कोई क्लास चल रही है और क्लास के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा सा काम पड़ गया, उन्होंने क्या बोला आपको कि 10 मिनट रुक जाओ यार, बस थोड़ा सा काम पड़ गया, 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या करा, क्लास को स्थगित किया कुछ समय के लिए। तो वो कौन करे, मतलब क्लास तो आगे होनी है लेकिन कुछ समय के लिए उसको रोक दिया है। किसने, ये रोकेगा आपका कौन, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब जो अध्यक्ष होगा। सत्रावसान की बात करते हैं। सत्रावसान जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है सत्रावसान, माना आज की क्लास हो रही है, आज की कक्षा खत्म हुई, अब कक्षा कब होगी, अगली होगी, अगले सत्र में होगी, अगले दिन होगी। तो एक सत्र को अगले सत्र तक के लिए समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और विघटन की शक्ति, यानी क्लास को ही ख़त्म कर दिया, तो वो शक्ति भी किसके पास है, क्लास का जो मालिक है, मतलब कौन सा, जो हेड है, राष्ट्रपति। तो विघटन और सत्रावसान राष्ट्रपति के पास है और आपका स्थगन का हो जाएगा आपका किसका, लोकसभा अध्यक्ष के पास। 70 है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, नए राज्यों का गठन व नाम परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है। यह आपका संसद को प्राप्त। देखो आर्टिकल 2 और 3 यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, और आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण व सीमा और नाम में परिवर्तन। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। माना भारत क्या है, भारत का जो भूभाग है, इससे बाहर के किसी क्षेत्र को अगर हमने भारत में मिलाना है, वो कैसे हो सकता है, किसी राष्ट्र से युद्ध हुआ, हमने वो क्षेत्र जीता और वो क्षेत्र हमें भारत में, तो वो क्षेत्र अभी तक भारत में नहीं था, मतलब अभी तक भारत के बाहर था, उसको भारत में प्रवेश कराना है, आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 में क्या है कि भारत के अंदर के ही जो राज्य हैं उनको तोड़ मरोड़ कर क्या करना, नए राज्य का निर्माण करना। उनकी देखो अगर अंदर के राज्यों को तोड़कर निर्माण होगा तो सीमा में जरूर परिवर्तन होगा, और जो नया राज्य बनेगा उसका नाम भी परिवर्तन होगा। तो नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और अंदर ही अंदर नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 में आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग इनको समझे होंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। वाशिंगटन डीसी जिन्होंने किया, तो ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। और जिन्होंने संघाई किया, शायद हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्लास में मैंने बताया था आपको, तो संघाई आपका किसका है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई में। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 72। एनसीसी की स्थापना, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल, हाँ यही तो है एनसीसी की स्थापना हो गई थी आपकी कब? 1948 में। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नीचे से आते हैं। 49 टीए टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना आपने सुना होगा, इसका मुख्यालय प्रत्येक राज्य में है। 62 में आपने आईटीबीपी, जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो लगा कि यहाँ के लिए कुछ एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, आईटीबीपी, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। और 39 में सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। 73 है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। देखो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, ऐसे कुछ आता है क्वेश्चन, की है। तो 1948 भी आपको याद रखना है। 10 नवंबर की बात करेंगे, कुछ है क्या 10 नवंबर में? नहीं है कुछ खास। हाँ 14 नवंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विश्व मधुमेह दिवस आ जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। और नेहरू जी के जन्म दिवस पर बाल दिवस के रूप में भी हम इसको बनाते हैं। 22 तो नहीं है, लेकिन हाँ 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर किसान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, इसके बाद आता है शंकर सम्मान, शंकर पुरस्कार, एक आता है वाचस्पति पुरस्कार, एक आता है आपके पास घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। तो ये सारे पुरस्कार हैं जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले के बिड़ला फाउंडेशन कृष्ण कुमार बिड़ला के द्वारा 1991 में स्थापित की गई है। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला किसमें? तो घनश्याम दास बिड़ला जो पुरस्कार है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा में गद्य व पद्य रचना के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान दिया जाता है भारत में केवल हिंदी भाषा में लिखने के लिए। बिहारी पुरस्कार, यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण कभी आता है कि बिहारी पुरस्कार किस राज्य के इतिहासकारों को या किस राज्य के लेखकों को दिया जाता है, तो यहाँ पर हम बिहार कर देंगे, नहीं। किसी राजस्थानी लेखक होगा केवल राजस्थान का, लेकिन रचना वो कर सकता है किसी राजस्थानी में प्लस हिंदी में। तो राजस्थानी व हिंदी के लिए राजस्थान के किसी लेखक को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। शंकर पुरस्कार हो गया आपका। और वाचस्पति से फिर से यहाँ पर ध्यान रखना, संस्कृत में रचना लिखने के लिए वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। 75 है भारत में टेलीविज़न सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखो जो जिन्होंने शुरू में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने 1982 इसका आंसर देखा होगा एप्लीकेशन में, लेकिन मैंने वो चेक किया और फिर से उसको सही कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान रखेंगे कि 1959 में टेलीविज़न सेवा भारत में शुरू हुई है। 1950 फिर से यहाँ पर हर किसी क्वेश्चन से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन से। 75 में इसी का नाम क्या हुआ? दूरदर्शन हो गया जी। इसी दूरदर्शन पर रंगीन प्रोग्राम की बात आती है तो इंदिरा गांधी ने 1982 के जो एशियाई गेम्स भारत में हुए उनकी शुरुआत की है और यहाँ पर रंगीन प्रोग्राम शुरू हो गए थे किसमें? दूरदर्शन पर। 84 में सबसे पहला पारिवारिक धारावाहिक आता है हम लोग, किसका है? ये आपको पता है मनोहर श्याम जोशी के द्वारा इसको लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर इसका मंचन किया जाता है। इसके अलावा भी और कुछ मिलता है, क्या मिलता है? इसके अलावा हमें मिलता है कि डीडी इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है। डीडी इंडिया का जो स्थापना हुई या शुरुआत हुई 14 मार्च 1995 को होती है। एक आपके पास मिलता है क्या? प्रसार भारती, ये शायद किसी पेपर में अभी हाल में आया भी था, तो ये आपका मिलता है 23 नवंबर 1997 में इसका गठन होता है। और एक डीटीएच सेवा आपने सुनी होगी, ऐड भी आता था इसका डीटीएच सेवा का, तो ये आपका है 16 दिसंबर 2004 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको याद रखनी हैं और रिवीजन इनका करना है। प्लीज़ चीज़ों को लिखते रहिए। नेक्स्ट 76 है हमारे पास, निम्नलिखित कंप्यूटर का कौन सा भाग इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करता है? ये आपका CPU। प्रिंटर हो गया आपका क्या? आउटपुट। स्कैनर हो गया इनपुट। वीडियो हो गया विजुअल डिस्क यूनिट, यानी जो मॉनिटर है आपके पास उसको बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट हो जाएगा। देखो माना मैं बात करता हूँ, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका एक माउस हो गया यहाँ पर,
ठीक है। ये क्या है, आपको आप इन चीज़ों से संकेत देते हो कंप्यूटर के, लेकिन आपने देखा होगा कि ये दोनों तार किससे जुड़े होते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू से आपके यहाँ पर जुड़े होते हैं ये दोनों। ये सूचनाएं कहाँ जाती हैं, सीपीयू में, और उसके बाद जो चीज़ आप टाइप कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पर दिखेगी, और ये स्क्रीन भी कनेक्ट रहती है किससे, सीपीयू से। तो मतलब आपने सूचना दी सीपीयू को, सीपीयू ने वो कन्वर्ट करी और किसको दी, जो है आउटपुट आपके पास मॉनिटर है। तो मतलब इनपुट को बदला किसमें, आउटपुट में, किसने, सीपीयू ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में बदलता है। 77 हमारे पास है पैकमैन नामक कंप्यूटर का संबंध। तो आपने देखा होगा कि खेल भी चला था बीच में पैकमैन करके, तो ये खेल से संबंधित है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट मैट्रिक्स नामक उपकरण किस किस्म का है, या किस उपकरण की किस्म है, सॉरी। तो डॉट मैट्रिक्स है आपका प्रिंटर की किस्म, सबसे तेज प्रिंटर इसको माना जाता है। नहीं, सबसे तेज तो लेजर को माना जाता है, लेजर प्रिंटर। और ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर से एक क्वेश्चन आता है, लेजर प्रिंटर में कौन सी स्याही प्रयुक्त होती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं जहाँ पर डाउट होता है, क्योंकि लेजर आता है तो लोग सोचते नहीं जी ये लेजर से ही चलता है, ऐसा नहीं है। लेजर प्रिंटर में जो है पाउडर स्याही का प्रयोग होता है। 79 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू, बाइडू, सभी, ये सभी सर्च इंजन है। बाइडू चाइनीज़ एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, एक वेबसाइट होती है जिस पर आप क्या है कुछ भी वेब पता डालकर उसको सर्च कर सकते हो। 79 के बाद 80 है, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी स्वरूप योजना। देवी स्वरूप योजना जो है ये चलाई थी किसने, हरियाणा सरकार ने चलाई थी। और हरियाणा सरकार ने जो है एक परिवार कल्याण योजना के रूप में इसको चलाया था, परिवार कल्याण योजना। ये परिवार नियोजन वगैरह से संबंधित थी, जहाँ पर क्या था, जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए ये था आपके पास। चलिए अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पर। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली कब शुरू हुई। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली 1972 में शुरू हुई। डाक व्यवस्था की बात करेंगे तो 1774 आपको पता है कोलकाता में भारत का प्रथम डाकघर वारेन हेस्टिंग के समय जो है स्थापित किया गया है। और 86 में आपको पता है स्पीड पोस्ट का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से डाक सूचकांक यानी जो डाक पिन कोड पद्धति थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये जो है आपका क्या है, कितने डिजिट होते हैं इसमें, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें कुल डिजिट होते हैं आपका कितना, 6। अगर कभी नहीं आए तो अपना घर का तो पता ही होगा, और जो लोग देहरादून में रहते होंगे उनको पता ही होगा, 248001 करके, तो उसको गिन लेना, सीधे सीधे आपको एक नंबर मिल जाएगा। 82 है वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट चलते हैं 83 पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो आंसर से पहले मैं बता दूंगा, शायद आप लोगों ने किसी ने स्वेस भी इसका किया होगा, लेकिन इसका हो जाएगा आंसर ग्रांट। स्वेस का मैं बताता हूँ, स्वेस की संकल्पना क्या थी। स्वेस की संकल्पना थी सियाल, सीमा और निफे। इसकी ये थी, किसकी, स्वेस की। सियाल, सीमा और निफे के रूप में इसने बांटा था। बात अगर करें दिल्ली की, तो दिल्ली का एक सिद्धांत आता है, और यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं महाद्वीपीय फिसलन और महाद्वीपीय विस्थापन में। तो ध्यान रखना, महाद्वीपीय जो फिसलन है ये है दिल्ली का, और महाद्वीपीय अगर विस्थापन आता है तो महाद्वीपीय विस्थापन हो जाएगा किसका, महाद्वीपीय विस्थापन है वेगनर का। अब इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे ही तो रखना है कि दिल्ली फिसलता है, ठीक है, जो फिसला वो दिल्ली, मतलब महाद्वीप दिल्ली फिसले, तो बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं 84 है हमारे पास। डेल्टा का नामकरण करता किससे माना जाता है। डेल्टा का नामकरण करता यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हेरोडोटस। चलो ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट की बात करेंगे तो ये है आपका क्या, भौतिक भूगोल का जनक। इरेटोस्थनीज में आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलता है हमें क्या, व्यवस्थित भूगोल का जनक। और हिकेटियस को तो सीधे सीधे भूगोल का जनक ही कहा जाता है। हेरोडोटस हैं डेल्टा के नामकरण करता है। यहाँ पर कंफ्यूज कोई होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डेल्टा से संबंधित अगर मैं बात करूँ, देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से देखते हैं। डेल्टा का सामान्य आकार होता है त्रिभुजाकार, ये क्वेश्चन बनता है। सबसे जो पंजाकार डेल्टा आता है, पंजाकार डेल्टा या पक्षीपाद प्रकार का, वो है किसका, मिसिसिपी नदी का डेल्टा। भारत में जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व में, वो कैसा है, चापाकार। देखो ये सब है मतलब इनके आकृति के हिसाब से।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रगतिशील डेल्टा या विकास के आधार पर, तो मिसिसिपी का भी प्रगतिशील है और गंगा ब्रह्मपुत्र का भी प्रगतिशील है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 85 विधान परिषद की कुल संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12। देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, आपके पास केवल कितनी हैं? ये 3 चीज़ें हैं, है ना। सबसे पहले देखो 3 चीज़ों में से कि 1/6 राज्यपाल द्वारा। अब राज्यपाल द्वारा क्या होगा? मनोनीत होंगे या नियुक्त होंगे? क्योंकि एक ही व्यक्ति जब चुन रहा है तो वो निर्वाचित में नहीं आता है, वो आता सीधे सीधे किस में? नियुक्त में। तो ये इनको मनोनीत करता है या नियुक्त करता है। 1/12 देखो इसको किस प्रकार से याद रखना है, ऑफलाइन क्लास में कई बार आपको बता चुका हूँ। स्कूलिंग होती है हमारी 12 तक, तो स्कूलों से संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, एक हो गया स्नातकों द्वारा और एक हो गया माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा। माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा क्या है? 1/12 सदस्य जो है चुने जाते हैं विधान परिषदों में। अब यहाँ पर इधर जो स्नातक होंगे वो सभी स्नातक नहीं होते हैं, सभी माध्यमिक शिक्षक नहीं होते हैं, इनका भी क्या बनता है? एक निर्वाचक मंडल बनता है, वो वोट करते हैं। और बाकी बचा 1/3। तो 1/3 में आपको पता है राज्य की विधानसभा के सदस्य हो गए या फिर कुछ क्या आ जाते हैं? स्थानीय निकाय के कुछ स्थानीय निकाय के सदस्य, यानी जो नगर निगम नगर पालिका वगैरह में जो होते हैं, उन सदस्यों के द्वारा भी विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। 86 से पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? ये हुआ था आपका किसका? भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। और ये जो संधि हुई थी 28 अप्रैल 1954 में हुई थी। 28 अप्रैल 1954 में ये संधि हुई थी भारत और चीन के बीच में, जो है दोनों देशों के मध्य शांति स्थापित करने में। भले ही 62 में फिर इसका उल्लंघन चीन के द्वारा किया जाता है। खैर आगे चलो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 87 है। ग्रांट बैंक और डॉगर बैंक किस महासागर में स्थित हैं? जो ग्रांट बैंक है, डॉगर बैंक है, ये है अटलांटिक महासागर में स्थित। जो आपने उत्तरी अमेरिका का हिस्सा देखा ना, वहाँ पर यह आपका क्या है? ग्रांट बैंक जो है या फिर डॉगर बैंक है, ये मत्स्य उत्पादन के लिए प्रमुख है। क्यों है मत्स्य उत्पादन के लिए प्रमुख? यहाँ पर प्लेक्टोन ऐसा कुछ एक घास होती है, वो यहाँ पर उगती है। क्यों उगती है या क्यों, क्या दशाएं इसके लिए ज़रूरी होती हैं? जब दो विपरीत दशाओं वाली या विपरीत नेचर वाली जो महासागरीय जो धाराएं हैं वो जब मिलती हैं, तो यहाँ पर आपको पता है ग्रांट बैंक में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम गर्म हो गई, लेब्राडोर ठंडी है। तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिलती हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा भाग बनता है, कुछ ऐसा यहाँ पे कंडीशंस बनती हैं कि प्लैंकटॉन्स यहाँ पर उगती है और वो मछलियों के लिए आहार यानी खाने का कार्य करती है और यहाँ पर मत्स्य उत्पादन होता है। ग्रैंड बैंक हो गया यहाँ पर, और डॉगर बैंक भी आपका ब्रिटेन या इंग्लैंड के पूर्वी तट में आसपास है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की कुछ घास पाई जाती है, इस प्रकार की दशाएँ होती हैं, तो मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस हैं। अगला हमारे पास है 88। फुकन आयोग निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित था? फुकन आयोग था आपका तहलका टेप कांड से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट देखो, चारों से क्वेश्चन है। राजीव गांधी जो हत्या हुई थी उससे संबंधित एक आयोग बनाया गया था, कौन सा? जैन आयोग। इंदिरा गांधी की हत्या की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ठक्कर आयोग एक बनाया गया और बाबरी मस्जिद की जो घटना वगैरह चली थी मस्जिद वगैरह से संबंधित, वहाँ पर एक लिब्राहन आयोग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है, रिवीजन करना है। अगला हमारे पास 89 है, और देखो यहाँ पर मुझे एक दो जो है मैसेज भी आए, और ठीक है कन्फ्यूज वही होता है जो चीज़ों को पढ़ता है, और कन्फ्यूज होना बहुत अच्छी चीज़ है। आप जहाँ पर कन्फ्यूज होते हो, एक मैसेज आपको जो है उस चीज़ को जब कन्फर्म करा रहा है तो एक मैसेज कर दो ना यार, क्या जा रहा है उसमें, है ना। तो चलो यहाँ पर मैं प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की बात करता हूँ। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ 1979 में, और ये हुआ आपका कहाँ पर? जेनेवा में। दूसरा हुआ 1990 में। मुझे पता है जिन्होंने क्वेश्चन पूछे बहुत सारे लोगों ने इसको 1972 किया, लेकिन ध्यान रखना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में क्या हुआ? वैश्विक स्तर पर सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ। सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ वैश्विक स्तर पर, तो ये चीज़ अलग है और ये अलग है। अब 1972 की ही बात करूँगा, यहीं पर इसी जो सम्मेलन हुआ यहीं पर UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है यहाँ पर क्या हुआ?
इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलता है? नैरोबी में। प्रतिवर्ष नैरोबी में ही इसके जो अधिवेशन या इसकी जो बैठकें हैं वो यहाँ पर होती हैं। बात करूँगा मैं 1992 की। 1992 में आपको मिलता है क्या? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। रियो डी जेनेरो यानी ब्राज़ील में ये हुआ था, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एजेंडा 21 दिया गया था। क्या था ये एजेंडा 21? कि 21 कुछ ऐसी शर्तें थी जो पृथ्वी के लिए यानी पर्यावरण के लिए जो चीज़ें आपको करनी है या उसके बचाव के लिए या प्रदूषण वगैरह से कम करने के लिए जो कुछ कदम उठाने हैं, वो 21 चीज़ें यहाँ पर उल्लेखित थी एजेंडा 21 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अक्षय ऊर्जा दिवस है आपका 20 अगस्त को। इसमें से देखेंगे हम 20 मार्च को। तो 20 मार्च को देखो, एक तो आता है आपका क्या? खुशहाली दिवस। खुशहाली दिवस। और आपको पता होगा प्रतिवर्ष 20 मार्च को ही खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। और इसी दिन आपको पता होगा क्या? गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त तो हो गया आपका अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 जून की बात करें तो 20 जून को जो है यहाँ पर क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 20 सितंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे RPF रिजर्व पुलिस फोर्स ऐसा कुछ करके इसका गठन, इसकी स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो बाकी आपके पास क्या है? रीजनिंग है। और मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग को कराने की ज़रूरत होगी। अगर किसी को रीजनिंग में दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मैसेज करना, फिर मैं उस तरीके से आगे की वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर दिक्कत थी या जो कुछ आपको टफ पड़े। तो ये था आपके पास GS का सॉल्यूशन। मिलेंगे अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।